दर फिरदौस बर रुये जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। जी हाँ, इसका मतलब है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो इसी स्थान पर है, इसी जगह पर है। यह कहा जाता है कश्मीर के बारे में, लेकिन झारखंड के कश्मीर में हम इस वक्त खड़े हैं और हमारे पीछे यह जो आप बोर्ड देख रहे हैं, यह महावीर की धरती है, महावीर की स्थली है। भगवान महावीर का यह स्थान माना जाता है, पवित्र स्थान पारसनाथ हिल्स। यहाँ की जो प्राकृतिक खूबसूरती है वह आपके मन को जरूर मोह लेगी और आप यहाँ आकर शायद एक बार आपको ऐसा लगेगा कि आप कश्मीर में हैं। लेकिन हम इस कशिश के खास कार्यक्रम में बात करेंगे पारसनाथ हिल्स के मधुबन में बने कोठियों की। वो कोठियां जिनके ऊपर अब स्थानीय विधायक ने आरोप लगाया है कि उन कोठियों ने जो है सरकारी भूमि, सीएनटी की भूमि, वन भूमि को गलत तरीके से अधिग्रहित किया है। और ये आरोप लगभग 8 संस्थाओं के ऊपर विधायक ने लगाया है, जिसकी जांच चल रही है और जांच टीम भी एक बार आई, जांच कर रही है और विधायक लगातार इस मामले को लेकर मुखर है और उनका कहना है कि धर्म के नाम पर जो कोठियां हैं वो अपना व्यापार चला रही हैं इस इलाके में। इसी मुद्दे पर आज हम खास बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जैन तीर्थ स्थल मधुबन स्थित कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनकर सरकारी जमीन के साथ साथ सरकारी सीएनटी की जमीन पर कब्जा व जो वन विभाग की जमीन है या जो सरकारी जमीन है साफ तौर पर उन पर कब्जा करने का जो आरोप लगाया गया है वह गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने लगाया था। सदर विधायक ने इसकी शिकायत भू राजस्व के सचिव से भी की थी। भू राजस्व के जो सचिव हैं वो पिछले महीने मधुबन भी आए थे और उन्होंने मधुबन आकर कई सारी जो कोठियां हैं या फिर जो इलाके हैं उनको देखा, उनके जमीनों को देखा। उसके बाद में पीटाण के जो अंचला अधिकारी हैं उनको यह आदेश दिया जांच करने का और पीटाण के जो अंचला अधिकारी हैं उन्होंने जो 8 कोठियां हैं जिनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने कहीं न कहीं सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया है, उनको कागजात प्रस्तुत करने की तारीख दी थी। लेकिन कहा जाता है कि कोठियों के द्वारा यह बताया गया कि कोरोना काल व लॉकडाउन के चलते जो उनके अध्यक्ष या जो संभावित मेंबर होते हैं वो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं और कागजात भी जो है उनके मुख्यालय यानी कि हेड ऑफिस में रहता है। इस वजह से संस्थाओं ने भी कुछ वक्त मांगा है। और अगर हम साफ तौर पर कहें तो यह पूरा मधुबन का जो इलाका है हम दिखाना चाहेंगे कि एक लाइन से जो है क्रमबद्ध तरीके से कोठियां बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, आलीशान कोठियां हैं। सारी कोठियां जो हैं अब कहीं ना कहीं जो विधायक ने सवाल उठाया है तो मुख्य तौर से जो 8 संस्थाएं हैं उनके ऊपर सवाल उठाया है। कहीं ना कहीं सरकारी नाला हो या सरकारी भूमि हो उसके कब्जे को लेकर बात उठाई है। अब यह मामला जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है। आप लोगों को नोटिस किया गया है कि जमीन का अवैध कब्जा किया गया है, 100 एकड़ से अधिक का मामला बताया गया है, क्या सच्चाई है? सच्चाई इसमें कि हमारा जो बीसपंथी कोठी है, दिगंबर जैन बीसपंथी उपरेली कोठी मधुबन की, ये बहुत 400-450 साल पुरानी है। और ये जो हमारे सब जो जमीन के दस्तावेज है वो ओरिजिनल है और उसके सब रजिस्ट्री हमारे पास है। 1913 से उसके पहले की भी जो है सब कागजात हमारे पास है। लेकिन हमारे अध्यक्ष है ना, उनके कपाट में क्या अलमारी में सब कागजात रखे, वो उसको सील है और वो चाबी उनके पास है। अभी 2-3 महीने तो वो बेंगलोर में ट्रीटमेंट में थे, उधर ही थे। अभी पटना में आए तो उन्होंने फोन पे बोल दिया कि मैं आऊंगा, अभी इसके कारण से नहीं आ सकता है, आने के बाद मैं सब प्रोड्यूस कर दूंगा आपको। तो ऐसा क्यों हुआ कि आप पर नोटिस किया गया? तो सारा कागजात जमाबंदी कायम नहीं, यहाँ कुछ लगता है कि यहाँ के कई संस्थाओं के लगता है कि इलीगल ऑक्यूपेशन हो गया लगता है।
ऐसा गवर्नमेंट के लगा तो गवर्नमेंट में जांच चालू कर दी है, तो इसके साथ सबके साथ हमारा भी नाम आ गया है। सरकारी जमीन का आरोप तो वो इसलिए लगा रहे हैं, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं वो क्यों लगा रहे हैं क्या लगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट है वो हमने ऑलरेडी जमा करा रखे हैं। और अभी भी जो मेरे पास नोटिस आया उसका हम जवाब के डॉक्यूमेंट्स जो लॉकडाउन खुलने के बाद हम उनको जवाब देंगे अगस्त के अंदर, जो अगस्त में लॉकडाउन खुल जाएगा हमारा, क्योंकि अगर कंटेनमेंट जोन में हमारा HO हेड ऑफिस, उसके बाद जैसे वो हेड ऑफिस खुलता है तो हम उनको चिट्ठी दे देंगे मंडे को और बोलेगी जब हमारा लॉकडाउन ओपन होगा उनको जो भी हमारे संबंधित दस्तावेज जमा करा देंगे। इनका आरोप है कि जमीन का रकबा आपके पास कम है और आपने अधिक जमीन का इकरार किया। ये तो मैं भी आपसे सुन रहा हूँ ये बात, तो अभी जैसे मैंने पता किया तो बोले कि हमारे को नॉलेज भी नहीं है कि ये बात ऐसा भी है, या अगर ऐसा है तो हम इसका देखेंगे कि हम जितनी जमीन हम उतना जमा कराएंगे, ज़्यादा के जमाएंगे। ये हो सकता है कि फिर हमारी किसी लैंड ने एक्वायर कर ली हो या कुछ हमारे हिस्से में छूट गई हो लैंड, हम देखेंगे। आपके वृद्धाश्रम के संचालित कितने वृद्ध के लिए यहाँ पर व्यवस्था है? नहीं, हमारे वृद्धाश्रम संचालित ऐसे अभी लॉकडाउन में तो नहीं है लोग, क्योंकि जो मार्च के बाद अपना जो 21 मार्च से लेके अब तक कंटिन्यू लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी कोई हमारे ऐसे वृद्धाश्रम में रुकने के लिए नहीं आ रहे। और हमारा जो जैनिज्म फॉलो करते हैं, जैन समाज जो फॉलो करती है जैनिज्म जो भी, उन्हीं को यहाँ पे हमारे को रोका जाता है। वो अपने में जैसे साल में जैसे जब भी इच्छा उनकी 10 दिन 15 दिन 1 महीना यहाँ रुकते हैं, अपना पूजा पाठ करके चले जाते हैं। कह सकते हैं कि विधायक ने यह भी कहा है कि सेवा के नाम पर या धर्म के नाम पर शुद्ध तौर पर ये जो कोठियां हैं ये व्यवसाय का काम कर रही हैं। इसके लिए पूर्व में भी एक बार जिला से टीम आई थी और हाल में भी एक जांच हुई है, जिसमें विधायक ने कहा है कि अगर धर्म के नाम पर ये सभी सेवा दे रहे हैं तो इसमें उन्हें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यवसाय के तौर पर डेवलप हो रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जितनी बड़ी कोठियां हैं, जितनी आलीशान कोठियां हैं, उन कोठियों में जो विधायक का ऐसा कहना है कि सेवार्थ के नाम पर शुद्ध रूप से व्यवसायिक गतिविधियां जो है यहाँ चल रही हैं। देख सकते हैं आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कोठियां हैं। इसके साथ ही साथ कहा उन्होंने कि अगर यहाँ की संस्था और कोठियां धर्मार्थ है तो उन्हें अपने कमरों का मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए। यदि एक संस्था यह मूल्य निर्धारित करती है कि कमरा किराया इतना है, तो इस स्थिति में आवश्यक सेवाएं GST के तहत इन संस्थाओं को भी आना चाहिए। और वहीं उन्होंने कहा कि इन सब के लिए जो है, इन सब के लिए एक जांच कमेटी बने और उसी कमेटी के तहत यह देख रेख हो कि आखिर जो मूल्य निर्धारित किया जाता है इन कोठियों का, जो अलग अलग रूम्स हैं, चाहे वो नॉर्मल रूम हो या AC रूम हो, जैसा कि विधायक ने कहा है, उन सभी का मूल्य निर्धारित होना चाहिए और उन्हें GST के दायरे में आना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने जो कही है अपने आरोप या फिर जो जांच के लिए उन्होंने मांग की है, उनका कहना है कि जो स्थानीय लोग हैं, धोखे से उनकी जमीन को बड़ी बड़ी कोठियों ने अपने अंदर अधिग्रहित कर ली है। जांच पड़ताल हो और इसका जो भी जांच है वो मधुबन में ही हो और उनको न्याय मिले। जिन लोगों की जमीन धोखे से ली गई है, फर्जी तरीके से ली गई है, उन्हें उनकी जमीन वापस होनी चाहिए। बता दें कि मधुबन में कई ऐसी बड़ी कोठियां हैं जिनमें हाल के दिनों में जो है बड़े बड़े आलीशान जो कह सकते हैं बुकिंग होती हैं, बड़ी शादियां भी होती हैं, बड़ी पार्टी भी होती है। तो धर्म वाली संस्थाओं में इस प्रकार का आयोजन पर भी अब जो है सवाल उठ रहा है और सत्ताधारी दल के विधायक ने सवाल उठाया है, तो सवाल भी लाजमी है। और विधायक का कहना है कि सबसे पहले वे जीत के गए हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनके अधिकार के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कितने दिनों में ये कोठियां जो हैं अपने कागजातों को प्रस्तुत करती हैं, यानी कि अंचल अधिकारी के समक्ष वो अपने कागजातों को दिखाएंगे। अब पूरे जमीन की जो है मधुबन क्षेत्र में जो जमीन है, उस जमीन की सरकारी तौर पर मापी होगी और कितनी जमीन जो है वो जायज है या नाजायज है, उन जमीनों का जो मुआयना है, उन जमीनों की जांच पड़ताल करने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर यह आरोप जो है उसमें कितनी सच्चाई हो।
जितनी बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, और कह सकते हैं कि मधुबन में ही एक भारत बसा हुआ है। अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हुए बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लेकिन इन कोठियों के जो अस्तित्व हैं, हम अस्तित्व तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन इन कोठियों ने जो जमीन अधिग्रहित की है, अब उन पर सवाल उठने लगे हैं। और ये सवाल उठाया है गिरिडीह के विधायक सुदेव कुमार सोनू जी ने, जिन्होंने सवाल किया है कि आखिर कैसे वन भूमि हो या फिर सरकारी जमीन हो, उसको अधिग्रहित कर लिया गया फर्जी तरीके से। और इस सवाल के आलोक में जांच टीम आई थी, और लगातार विधायक का कहना है कि जब तक इस मामले का बड़ा खुलासा नहीं हो जाता, वो इसके लिए लगे रहेंगे, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो इससे वंचित रह जा रहे हैं, और जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं वो आकर यहाँ पर बड़ी बड़ी आलीशान कोठियों में रहते हैं। तो ये दर्द, जनता का दर्द, कार्यकर्ता के नाते, विधायक के नाते विधायक जी समझ रहे हैं। हम उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बिंदुओं पर उन्होंने जांच की मांग की है, और आखिर क्या है इस बड़े पर्दे के पीछे, क्या नजर आता है विधायक जी। धन्यवाद। मधुबन की जो तस्वीर आपने चित्रित की, उस तस्वीर में सच में ये जरूर कहा जा सकता है कि मधुबन ही ऐसी जगह है जहां आर्थिक विषमताएं इस कदर हैं कि एक तरफ समृद्धि का चरम है और दूसरी तरफ विपन्नता का चरम है। आखिर ये परिस्थितियां निर्मित कैसे हुई? झारखंड के लोगों ने सहजीविता और स्वावलंबन के मुद्दे को हमेशा से अपने जीवन में जिया है। जितनी आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से चीज़ों को लेना और उपयोग करना झारखंड के लोगों का सर्वोच्च गुण है। लेकिन दिनों दिन इन कोठियों का विस्तार और दिनों दिन इनकी कोठियों की ऊंचाई बढ़ते जाना, वो संगमरमर नहीं, इटालियन मार्बल से लेके आर्थिक संपन्नता की हर वस्तु उस इलाके में होना अच्छी बात है। वो मेरे सवाल बुनियादी ये थे कि यदि एसपीटी और सीएनटी एक्ट जो इस राज्य की आत्मा है, सीएनटी एक्ट के तहत आने वाली जातियों की जमीन को किस तरीके से अधिग्रहित किया गया। हम लोगों ने यह जाना है कि सीएनटी एक्ट में आने वाली जमीन के हस्तांतरण से पूर्व उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करनी होती है। बहुतेरे मामले ऐसे हैं, बहुतेरी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सीएनटी में आने वाली जातियों की ज़मीनें रियल ट्रेन और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अधिग्रहित करनी है। मैंने जब उस इलाके में लोगों को यह देखा कि परिस्थितियाँ क्या बन रही हैं, और जब उनके दर्द को सुना, जब वो कागज़ लेकर हमारे पास आए, तो वो कागज़ का टुकड़ा उनके हाथ में रह गया और उनकी ज़मीन को इन कोठियों ने दखल कब्जे में ले लिया। वो न्याय मांगकर थक गए, चाहे वो अंचल कार्यालय हो, चाहे जिले के बड़े पदाधिकारी हों। तब उनके दर्द को देखकर मुझको ऐसा लगा कि इस मामले को राज्य स्तर पर उठाया जाना चाहिए और इसका सम्यक जांच कराई जानी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। यदि ये जमीन के मालिकों को उचित मुआवजा और सरकार के विधिसम्मत निर्णयों के माध्यम से उनको हासिल है, तो बेशक वो जमीन पर कब्जा रखें। लेकिन अगर ये ज़मीन किसी तरीके से उनको ठग कर, उनसे ज़बरदस्ती करके, सरकार के अभिलेखों में हेराफेरी करके हासिल की गई है, तो इसका पर्दाफाश होना ज़रूरी है। और बाकी क्या होगा ये तो सरकार और पदाधिकारियों की चीज़ें होंगी, लेकिन हम तो कम से कम यह ज़रूर चाहते हैं कि जिस तरीके से ज़मीन हड़पने की नीति आज दशकों से चली आ रही है, इस पर कहीं पूर्ण विराम लगे, और उसी पूर्ण विराम की शुरुआत हमने की है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर इस मुद्दे को हमने उठाया है तो तार्किक परिणति तक इसको पहुंचाकर छोड़ेंगे, जहां पर कि क्षेत्र के निवासियों को ये लगेगा कि जनप्रतिनिधि ने उनकी बातें सुनी और बड़े ताकतवर लोगों से, बड़े धनाढ्य लोगों के खिलाफ लड़कर उनको न्याय दिलाने की पहल की या कोशिश की। उस इलाके में अगर हम बात करें तो साफ देख सकते हैं कि जो आदिवासी हैं उनके बदन पर सही से कपड़ा नहीं है। वो उन्हीं लोगों को, जबकि वो मालिक हैं, ऐसा कहा जाता है, उस ज़मीन के, उस पहाड़ के, उस इलाके के अपने कंधों पर खून पसीना एक कर उन्हें सैर सपाटा कराने ले जाते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं, दर्शन कराने ले जाते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन जो मालिक है वो मजदूर के रूप में है, और धीरे धीरे उस मजदूर की ज़मीन को कैसे ले लिया गया, जैसा अभी आपने बताया, और जो मालिक था आज वो मजदूर बना बैठा है। और कह सकते हैं कि जो नई अभी हाल के दिनों में कुछ एक ऐसी कोठियाँ बनी हैं वहाँ पे, या बनने का काम चल रहा है, जिसमें कई आलीशान पार्टियाँ भी की जा रही हैं।
देखिए, मालिक के मजदूर होने और मजदूर के मालिक होने का जो ये फ़र्क है ना, ये अगर देखना है तो हकीकतन आपको मधुबन उसके लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जब ये संस्थाएं आती हैं यहाँ पर अपना निर्माण करने के लिए, तो जिन लोगों की ज़मीन है, जिन लोगों का उस क्षेत्र में प्रभाव है, उनको अपने यहाँ नौकरियाँ देती हैं। उनको ये कहती हैं कि ज़मीन तो ठीक है, जो उसका दाम होगा मिलेगा, आपको आजीवन यहाँ पर हम लोग एक बेहतर नौकरी देंगे। जब तक ज़मीन की बाउंड्री नहीं होती है, जब तक कोठी अधिष्ठापित नहीं हो जाती है, बन नहीं जाती है, तब तक तो उनकी रोजी रोजगार वहाँ चल जाता है। लेकिन जिस दिन ये कोठियाँ बनकर पूर्ण होती हैं, उसके ही दूसरे दिन उन्हीं लोगों को, जिन लोगों ने खून पसीने से उस कोठियों को बनाया, जिनकी पूर्वजों की ज़मीन ली गई, उनको उस नौकरी से भी बेदखल कर दिया जाता है, जिस नौकरी के आस में वो अपना बाकी जीवन गुजारने को बैठे थे। कांधे पर पालकी के तौर पर ढो के ले जाने वाले लोग भी वहीं के हैं। तो हमने तो ये कहा ना कि आर्थिक विपन्नता जिसका चरम मधुबन में आपको दिखेगा, वहाँ पर ये संस्थाएं धर्मार्थ करने के लिए नहीं आई, ये संस्थाएं व्यापार करने के लिए आई हैं। इसलिए मधुबन की बैठक में हमने स्पष्ट कहा था कि यदि ये संस्थाएं धर्मार्थ हैं तो ये अपने कमरों का मूल्य कैसे निर्धारण कर सकती हैं। यदि ये कमरों का मूल्य निर्धारण करती हैं तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार को मिलने वाले करों का मालिक कौन? जीएसटी के दायरे में इनको आना चाहिए। जब ये 2500 रुपया और 2000 का कमरा बेच रही हैं तो सरकार का जो नियम है जीएसटी का, उसके दायरे में इनको आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि धर्मादा काम के नाम पर, धर्म के नाम पर ये कानून से लेके, जनता से लेके तमाम लोगों की आंखों में धूल झोंक रही हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज तक किसी ने शायद इनके ऊपर नकेल कसने की कोशिश नहीं की है, इसलिए कानून के शासन के तहत नहीं आई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने पहल शुरू की है, मैंने पहल शुरू की है, माननीय मुख्यमंत्री को इस मामले में पूरी जानकारी दी है, जिला प्रशासन को अवगत कराया है। हमें लगता है कि निश्चित रूप से परिस्थितियाँ बदलेंगी और कुछ बेहतर करने में हम लोग कामयाब हैं। तो ये थे हमारे साथ गिरिडीह के विधायक सुदेव कुमार सोनू जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मजदूरों की हक की लड़ाई है, जो आदिवासियों की हक की लड़ाई है, जो मूल वासियों के हक की लड़ाई है, उनके अधिकारों का हनन किस प्रकार से किया गया, किस प्रकार आडंबर रचा गया है वहां पर, और फर्क जो है वो देखना है आपको, तो मधुबन आना होगा। हमने भी पहले कहा, और इस फर्क को मिटाने के लिए जो लड़ाई गिरिडीह विधायक ने छेड़ी है, उसको अंतिम सांस तक वो लड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी हद तक जाना पड़े। क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि बने हैं तो उनका पहला कर्तव्य है कि जिस जनता ने उन्हें चुनकर सदन में भेजा है, उस जनता के अधिकारों को दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका कशिश की इस खास पेशकश में। और हम बात कर रहे थे विश्व प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है, उसके आसपास बनी जो कोठियां हैं, उन कोठियों के जो जमीन अधिग्रहण किए गए हैं, उन कोठियों के द्वारा उन पर कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहा है अलग अलग माध्यमों से। और कहा जाता है कि पहले जो उनके ज़मीन थे और अभी जो नई कोठियां हाल के दिनों में बनी हैं, उनके कई जो ज़मीन है, लगभग कुछ ज़मीनें जो हैं वो अधिग्रहित की गई हैं, वो सरकारी हैं या फिर वन विभाग की ज़मीन है। और कहा जाता है कि जो मधुबन का इलाका है, पारसनाथ का इलाका है, उनमें जो कोठियां संचालित हैं, उनके अस्तित्व पर, उनके ज़मीन जो उन्होंने अधिग्रहण की है, उस अधिग्रहण पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। और इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ संजय सिंह जी मौजूद हैं, जो वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, जो इन चीज़ों को बारीकियों से जानते हैं और समझते हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है कि जो यह मधुबन का मामला आता रहता है सामने, जो कोठियों के द्वारा आपने भी कई बार सवाल उठाए हैं, तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? यहाँ बिल्कुल ये बात सत्य है कि मैंने जहाँ तक इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की है, सूचना अधिकार के माध्यम से या अंचल के कार्यालय के माध्यम से, उसमें प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि मधुबन में बड़े पैमाने पर वन भूमि, गैर मजरूआ ज़मीन, नदी नालों पर अतिक्रमण करके ज़मीन की हेराफेरी की गई है और घेराबंदी भी की गई है। कुछ लोगों की जमाबंदी भी कायम है उस पर, जो संदिग्ध है।
ऐसे ज़मीन की जांच होनी चाहिए। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति के ओर से सरकार से इस पर SIT गठन की मांग करता हूं और पूरे मधुबन पंचायत के ज़मीनों का जांच होनी चाहिए, नापी हो, लोगों को रैयतों को से भी उनके ज़मीन के कागजात मांग के नापी हो, वन भूमि से वन विभाग से भी उसके कागजात लिए जाए और देखा जाए कि कितनी भूमि का लोगों ने अतिक्रमण करके कब्जा करके रखा है। जहां तक मधुबन पंचायत का है, सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 774 एकड़ उसका रकबा है, जिसमें से 519 एकड़ वन भूमि है जो वन विभाग ने सूचना अधिकार के माध्यम से मुझे दिया है, और 230 एकड़ जमीन बचता है जिसके जो कोठियां हैं जो उसमें भी मैंने सूचना अधिकार मांगा अंचल से। लगभग 250 एकड़ से ज़्यादा भूमि की जमाबंदी इन ट्रस्टों के नाम पर किया गया है। अब सवाल उठता है कि 230 एकड़ जमीन ही बचता है मधुबन में जो रहती जमीन है, तो आखिर बाकी ज़्यादा जमीनों का 250 एकड़ से ज़्यादा जमीन का जमाबंदी कैसे कायम है। कई प्रतिबंधित श्रेणी में जो जमीन है, नदी नाले हैं, पहाड़ हैं, उनका भी जमाबंदी इन ट्रस्टियों के नाम पर है। इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बड़े पैमाने पर CNT से आच्छादित जमीन, आपके ये भूदान के जमीनों का भी बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री किया गया है। ये जांच का विषय है। जैसा आप बता रहे थे और जानकारियों में भी जैसा आता है, पूर्व के भी जो अधिकारी हैं, हाल में भी जो अधिकारी हैं, उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर जो सिनेरियो है कॉमर्शियल और प्राइवेटाइजेशन का जो पारदर्शिता जो दिखता नहीं है, आंखों से परे है, वो क्या चीज़ है? ट्रस्ट के जो ट्रस्ट का गठन किया गया, वो धार्मिक लोगों को धार्मिक गतिविधियों के लिए लोगों ने निबंधन कराया, लेकिन वो कमर्शियल रूप से, क्योंकि जो भी तीर्थयात्री आते हैं, कमरों का भाड़ा है, कमर्शियल एक्टिविटी में वे संस्थाएं शामिल हैं। पूर्व के उपायुक्त ने भी इसकी जांच कराई थी, एक कमेटी गठन हुई थी, उस कमेटी का भी रिपोर्ट है कि इन कोठियों के द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही हैं, इसलिए इनको टैक्स के दायरे में लाया जाना चाहिए। सरकार से जो सुविधा है, जो छूट है, उसे बंद होना चाहिए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मांग करती है कि जो ट्रस्ट जो सिर्फ पूर्ण रूप से व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल हो, उसके पर भी सरकार के जो नियम कानून है, टैक्स के दायरे हैं, उस पर लागू किया जाए। हाल के दिनों में कई ऐसी कोठियाँ बनी हैं जिनमें आलीशान शादियाँ होती हैं, पार्टियाँ होती हैं, कई सारे बाहर से लोग आते हैं, उनके बाकायदा बुकिंग भी कराई जाती है। ऐसी सूचना है, हमें भी सूचना है, और बहुत से लोग वहाँ पर, अब एक टूरिस्ट तो जैन विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल तो है ही, साथ साथ उनके ट्रस्टियों ने, बड़े उद्योगपतियों ने जो इस लोग बड़े पैमाने पर ज़मीन की खरीद करके वहाँ पर बड़े बड़े आलीशान कोठियाँ बना करके, होटल का स्वरूप देके, रिजॉर्ट बना के वे व्यवसायिक गतिविधि में शामिल हैं। और इस प्रकार की गतिविधियाँ हो, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को भी उसका टैक्स मिलना चाहिए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और जो भी सरकार के वन भूमि या CNT की ज़मीन या जो भी गोदान की ज़मीनों को जो लोग खरीद बिक्री की है या जिनके कब्जे में है, वैसे लोगों पर जांच कराकर वैसे ज़मीन मुक्त कराने की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों की रोजगार को बात करें तो हम आपने बताया कि हर दिन जो है कोई ना कोई परेशानी आती है। जो वहाँ के स्थानीय हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं या जो उन इलाकों में रहते हैं, उन्हें किस प्रकार का सामना हो? कई परेशानियाँ जब हम वहाँ गए तो ये भी परेशानियाँ उन लोगों ने बताई। कोठियों में लगभग हजारों लोग कार्यरत हैं, जिसमें स्थानीय लोग भी हैं और प्रबंधन में या बड़े पदों पर बाहर के लोग काबिज हैं, जिनके हाथ में पूरे ट्रस्ट का मैनेजमेंट रहता है, व्यवस्था रहती है। और ट्रस्टियों में ऐसा बराबर देखने को मिलता है। हम लोग भी कई बार आंदोलन किए हैं कि कई लोगों को जो 20-20 साल की नौकरी के बाद उन्हें एकाएक बर्खास्त कर दिया जाता है, बैठा दिया जाता है, जो अनुचित है, जो देश के श्रम कानूनों का भी उल्लंघन है। कई मामले अभी भी लंबित हैं, जिनमें मजदूर संघर्षरत हैं आज अपनी जीविका के लिए। और स्थानीय स्तर पर जितना ये लोग यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं, उस हिसाब से अगल बगल के लोगों के सामुदायिक हित के लिए काम नगण्य है। और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो आदिवासी, खासकर आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा की जो इनको गैप पूरा करना था या जो इन लोगों के ऊपर दायित्व था, वो सामुदायिक दायित्व और सामाजिक दायित्व से वे लोग
अभी तक पूर्ण रूप से इसको निर्वहन करने में असफल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि वे यहाँ पर अपना धार्मिक गतिविधि जारी रखें, उसके साथ साथ अगर व्यावसायिक गतिविधि में है तो ठीक है, लेकिन सरकार को उसका टैक्स मिले, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इस पर प्राथमिकता उनको देनी होगी। स्थानीय हित को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक अपना पहचान रहा है कि स्थानीय लोगों के लिए, मूलवासियों के लिए, जो आदिवासी हैं उनके हक के लिए लगातार आवाज़ें भी उठती रही हैं और उन्हें न्याय भी दिलाने का काम किया गया है। लेकिन इस मामले में क्या लगता है कि चूंकि सरकार आपकी है, राज्य में मुख्यमंत्री आपके हैं, तो अब अगर क्या करेंगे आप लोग, आगे क्या कदम उठाएंगे अगर देरी होती है कहीं जांच में आगे? देखिए, मुख्यमंत्री का स्पष्ट विजन है कि सरकार यहाँ के स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी कभी नहीं करेगी। यहाँ के इनके रोजगार के लिए स्थानीय स्तर पर निजी क्षेत्रों में भी 75% आरक्षण लागू करने की बात हम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। सरकारी स्तर पर भी उनके हकूक़ के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रयत्नशील है। और स्थानीय पर जहाँ तक मधुबन और गिरिडीह जिले की बात है, जो निजी क्षेत्र के कल कारखाने हों या जो भी गतिविधियाँ हैं, जो बड़े उद्योग हैं या जो भी संस्थाएं हैं, उनमें निश्चित रूप से उन्हें स्थानीय स्तर पर जो लोग जिस स्तर के हैं, चाहे स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, उनको नियोजन देना पड़ेगा। देखिए, तो साफ तौर पर हमने सुना कि किस प्रकार से जो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब आवाज़ उठाई है कि जो स्थिति है वो स्पष्ट हो, जो जांच है वो साफ तरीके से हो, ताकि जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आ सके। और अगर आप व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं तो सरकार को जो कर है वो आपको देना होगा, और जो ज़मीनें हैं अगर गलत तरीके से अधिग्रहित की गई हैं, जांच में ये बातें सामने आती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी सिफारिश करने की बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि सरकार जो है स्थानीय लोगों के लिए है, सरकार मूलवासियों के लिए है, सरकार गरीब व मजलूमों के हक के लिए लड़ाई लड़ती आई है।